नमस्कार, मैं हरिशंकर व्यास। यह एपिसोड 75 साला भारत पर डॉक्टर वैदिक के साथ मेरे विचार की अगली कड़ी है। मुद्दा है कि हम हिंदुओं ने 75 वर्षों में सन 1947 की हकीकत को कितना पीछे छोड़ा है। पिछला भुलाकर हम बहुत आगे बढ़े हैं या ढाक के 3 पात हैं। अपना मानना है जहां से चले थे न केवल वही है, बल्कि हमने अपने आप को भस्मासुरी सा बना डाला है। याद करें, 15 अगस्त सन 1947 के कालखंड में भारत राष्ट्र राज्य किस अनुभव में था। 1. हिंदू बनाम मुस्लिम झगड़े और विभाजन में। 2. भयावह गरीबी। 3. लोगों का अंधविश्वासों और अशिक्षा में जीना। 4. सुरसा की तरह बढ़ती हुई आबादी। 5. आबादी का जात पात और असमानताओं, झगड़ों तथा लूट व शोषण में जीना। इन बातों में सन 2022 का भारत क्या है? क्या वही सब नहीं है जो सन 1947 के भारत में था? इसी पर मैं डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक से अपनी बातचीत को आगे बढ़ाता हूँ। वैदिक जी, 1947 में भारत के हम लोग जिन स्थितियों में, जिन समस्याओं में थे, वे आज 75 वर्ष बाद उनका कितना समाधान हो गया है, उनसे हम कितना आगे बढ़ चुके हैं, और वो आगे बढ़ना किस अनुपात में है, या 9 दिन चले 2.5 कोस वाला मामला है, क्या है? आपने आखिर में ठीक कहा कि 9 दिन चले और 2.5 कोस। 75 साल हो गए, लेकिन भारत में आज भी गरीबी है, बेरोज़गारी है, अशिक्षा है, असमानता है। जबकि आप भारत के मुकाबले कई देशों को देखें, भारत से ज़्यादा पिछड़े हुए थे। चीन भारत से पिछड़ा हुआ था। 1950 और 47 में उसकी जीडीपी प्रति व्यक्ति आय सब कम थी। अब भारत से 5 गुना बड़ा जी उसका अर्थविधान हो गया है। ऐसे ही जर्मनी, जापान विध्वंस के बाद जिस स्थिति में थे, इजराइल जिस तरह नया बना था, उस सब के मुकाबले में हम हमारे 75 साल की तुलना करें देखो तो क्या? इन देशों की तो जिनके नाम आप लिए, इनकी विशेष व्यवस्थाएं थी, इनका औपनिवेशिक चरित्र भी रहा है, और इजराइल को तरह तरह की चारों तरफ से मदद भी मिली है। लेकिन कोरिया जैसा देश है, क्या है, सिंगापुर जैसा देश, मलेशिया जैसा देश, आसियान के लगभग सभी देश जो वो आगे निकल गए और हम वहीं के वहीं धरे। और ये एक ही क्षेत्र में नहीं है, कई क्षेत्रों में हम फिसड्डी हो गए। ये सत्य क्या हमारी आज के नैरेटिव में, जो सचमुच में हमारा आज का वक्त है, जिसमें हमें 75 सालों को पीछे देखकर अवलोकन करने का मौका है एक तरह से, क्या ये हमें एहसास है इन बातों का? हमारी जनता को, हम लोगों को है एहसास? देखो, जनता तो महसूस करती है, लेकिन हमारे नेता अपने आनंद में विभोर हैं। नहीं, नेता को कहेंगे या पूरी व्यवस्था, सारे ब्यूरोक्रेट्स, सारी वो सब किसको कहेंगे आप? नेता को क्यों अपन दोषी दें? उसमें नौकरशाह भी शामिल हैं। हम आपके जैसे जो पढ़े लिखे मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग के लोग हैं, वो सब शामिल हैं। हम सब लोग परम संतुष्ट हैं, परम आनंदित हैं, और हम चीज़ों पे थोड़ा पलस्तर भी लगाए रखते हैं, सच्चाई को प्रकट नहीं होने देते हैं, वरना सच्चाई तो बड़ी ही अप्रिय है, बड़ी कठोर है। भारत के लोग जिन 2 बातों पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, उन पे सबसे कम ध्यान देते हैं, शिक्षा और चिकित्सा, तन और मन। शिक्षा मन को, बुद्धि को प्रखर बनाती है जी। हमारे यहाँ आप ये देखिए कि लगभग 20 करोड़ लोग, विद्यार्थी लोग, शिक्षा छोड़ के चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? अंग्रेजी की अनिवार्यता है, उनकी मातृभाषाओं के माध्यम से ऊंची पढ़ाई है ही नहीं। और वो जो सर्व शिक्षा अभियान है, उसके कारण और एक तरह से शिक्षा भी अंगूठा छाप हो गई है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप ये देखिए कि द्वितीय महायुद्ध के पहले ब्रिटेन के बच्चे, फ्रांस के बच्चे, जर्मनी के बच्चे, ये सब पढ़ने के लिए कहीं बाहर जाते थे क्या? जी, वो तो हमेशा अपनी देश में पढ़ते थे। लेकिन अमेरिका के बड़े बड़े नेताओं के बच्चे, उद्योगपतियों के बच्चे सब यूरोप के देशों में आते थे। लेकिन जैसे ही द्वितीय महायुद्ध ख़त्म हुआ, अमेरिका ने अपना ध्यान शिक्षा पर सबसे ज़्यादा लगाया। जी। हम मुश्किल से हमारी कुल आय का, राष्ट्रीय आय का 3%, 4% शिक्षा पर खर्च करते हैं, वो लोग 7% करते हैं, जबकि उनकी आय हमसे कई गुना ज़्यादा है। आप ये देखिए कि पिछले 75-80 साल में ही सारी दुनिया के लोग
अमेरिका भागते हैं पढ़ने के लिए। जी। और अमेरिका ने जितने अनुसंधान किए हैं, जितने नोबेल प्राइज उन्होंने जीते हैं, और ये भी वैदिक किसी देश ने नहीं, ये भी कि हमारे यहाँ से भी ब्रेन ड्रेन होकर जो अमेरिका गया, जो पश्चिम में गया, वो ज्यादा विकसित होके वो हमारा नाम रोशन कर रहे हैं, और हम उस अनुपात में। अच्छा, हमारे यहाँ जो ये जिसको आप ब्रेन ड्रेन कहते हैं, प्रतिभा पलायन, इसका कारण क्या है? इसका कारण है हमारा मुख अंग्रेजी की तरफ है। सारी उच्च शिक्षा भारत में अंग्रेजी में होती है, तो भाई पढ़ के तो वो उधर ही जाएंगे ना। रेल किधर जाएगी? जहाँ पटरी होगी जी। अब पटरी हमने अमेरिका की तरफ लगा रखी है, ब्रिटेन की तरफ लगा रखी है, तो उस पटरी पर जब रेल चलती है तो हमारे घर की रेल घर आने की बजाय वो बाहर चली जाती है। जी। सारे पढ़े लिखे लोग, हमारे विद्वान लोग, मेहनती लोग, चमत्कारी लोग सारे विदेशों में चले जाते हैं। उस नाते आपके अनुसार पहला मसला ये है कि शिक्षा में सुधार होना चाहिए। शिक्षा में हम सुधार नहीं कर पाए, होना चाहिए, ये तो हम लगातार कहते आ रहे हैं, लेकिन हम उसमें 75 वर्षों के अंदर हम जो पहले जो शिक्षा थी उससे भी हम स्तर के नाते उसके नाते पिछड़े। आप ये देखो कि भारत में शिक्षा का स्तर कितना ऊंचा था। यूनानी लोग हमसे शिक्षा लेते थे, अरब देशों के लोग हमारी पुस्तकों का, संस्कृत के ग्रंथों का अरबी में अनुवाद करते थे। रोम के विश्वविद्यालयों में आज से 1000 साल पहले, 800 साल पहले हमारी अनुवादित पुस्तकें पढ़ाई जाती थी। आज क्या हाल है? हमारे यहाँ हम सब गुलाम हो गए पश्चिमी सभ्यता के। पश्चिमी सारे पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं हमारे यहाँ। कई चीज़ें अच्छी हैं, पढ़ने लायक हैं, जरूर पढ़नी चाहिए, लेकिन हमारा क्या है उसमें? कुछ भी नहीं। एक तो ये, और शिक्षा में विषमता बहुत है हमारे यहाँ। गरीबों के बच्चे आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं, पिछड़ी जातियों के बच्चे पिछड़े ही रह जाते हैं। यही हाल हमारे यहाँ चिकित्सा का है। तन के बलवान होने पर हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। हमारे यहाँ तो कहते हैं कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, धर्म का पहला साधन शरीर है। उस शरीर पे ध्यान ही नहीं देते हैं। तो हमारे नौजवान शराब पीने लगते हैं, कोई व्यायाम नहीं करते हैं, कोई प्राणायाम नहीं करते हैं, कोई शरीर पे ध्यान नहीं देते हैं। तो शरीर की कमजोरी से उत्पादन कम हो जाता है। जितना उत्पादकता वो सब उत्पादकता घटती है जी। और शरीर बीमार रहने के कारण, जल्दी मृत्यु होने के कारण जितना आदमी योगदान कर सकता है समाज को आगे बढ़ाने में, वो नहीं कर पाता। उस नाते आबादी 30 करोड़ से 140 करोड़ हो गई, लेकिन उस आबादी को एक तरह से मानव संसाधन, जो कथित तौर पे कहा जाता है कि मानव संसाधन, उनको उनकी शिक्षा, उनको उनमें वैज्ञानिकता, ये कभी फोकस में बना ही नहीं। हमारे यहाँ कुछ हुआ ही नहीं उस पर। हमारे यहाँ क्या है, तो हमने क्या किया? हमने उस आबादी को किस तरह ट्रीट किया? हमारे यहाँ करते की विद्या की जगह रटते की विद्या है। हाँ, रटते की या कोचिंग की, कि भाई शॉर्टकट की, उनको रटाओ या जुगाड़ की, रटाओ और तमगा ले लो, परीक्षा पास कर लो किसी तरह से, IAS बन जाओ, अफसर बन जाओ। करते की विद्या नहीं है। अगर करते की विद्या सिखाएं, इसको करते की विद्या को आप जरा और बताइए कि क्या होना चाहिए था। और ये पश्चिम में जापान, जर्मनी, इजराइल, किसी उनके उदाहरण से कैसे इसे बात समझाई जाए? हमारे बच्चों को सबसे पहले उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। मैं विदेशी भाषाएं पढ़ने का विरोधी नहीं, मैं खुद अब 4-5 विदेशी भाषाएं जानता हूँ, अपने अनुसंधान में सबका इस्तेमाल करता हूँ। विदेश व्यापार में, अनुसंधान में और विदेशों से व्यवहार करने में, विदेश नीति के मामले में विदेशी भाषाओं का डट के इस्तेमाल करना चाहिए। एक का नहीं, कई विदेशी भाषाओं का। लेकिन अपनी पढ़ाई, अपनी मौलिकता, उसको प्रकट करने के लिए और उसको अंतर्सात करने के लिए हमें स्वभाषा का माध्यम होना चाहिए। पूरे देश में से विदेशी भाषा के माध्यम को एक बात बताऊं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर पुरुषोत्तम दास टंडन से लेकर आज तक की मौजूदा सरकार में सब में ये आग्रह था स्वभाषा का। उसी के कारण हिंदी को अपनाया भी गया, भारतीय भाषा को किया भी गया। और आप 3-4 दशक से 5 दशक से लिख रहे हैं, मैं भी लिख रहा हूँ कि शिक्षा, ये तमाम बातें हम लिखते रहें। ये एजेंडे में, हमारी प्राथमिकता में, हमारे नैरेटिव में कि ऐसा होना चाहिए, इसके लिए मिशन होना चाहिए, इसके लिए कुछ होना चाहिए, ये हमारे यहाँ क्यों नहीं हो पाता? ये इसलिए नहीं हो पाता कि दिमागी गुलामी जस की तस है। कहते हैं 75 साल आज़ाद होने के हो गए, लेकिन है नहीं। हम है अभी भी सांस्कृतिक गुलामी। हमारी सांस्कृतिक गुलामी मुगलों से लेकर, अंग्रेजों से लेकर जस की तस बनी हुई है, जिसके कारण हम साहस के साथ में उस पुरानी जकड़नों से बाहर नहीं निकल पाते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये जब तक इस गुलामी को चुनौती देने वाले, तो वो उसका बोध क्यों नहीं होता? उसका बोध इसलिए नहीं हो रहा है कि मतलब हमारा इतिहास का बोध हो या वर्तमान का बोध हो,
ये क्यों नहीं कुछ शक्ल पा रहा है? उसका कारण क्या है कि आज़ादी के पहले जो लोग समाज के नेता थे ना जी, उनको सत्ता का कोई लोभ नहीं था, संघर्ष का लोभ था। हाँ। संघर्ष करो हाँ। तो नेता बन जाओगे। हम्म। अब नेता कौन बनेगा? जो सत्ता प्राप्त करेगा, और सत्ता और पत्ता का संबंध है। नहीं नहीं, आप अभी वर्तमान में नहीं, लेकिन जो आज़ादी के बाद में जो संघर्ष से आए, जो बिना मोह के आए, उनको भी तो एक एजेंडा में बना के कि हमें इस तरह उन्नत बनाना है। अगर पंडित नेहरू यूरोप से प्रभावित थे, साम्यवाद समाज वैचारिक तौर पर समृद्ध थे, तो उनमें भी वो धुन क्यों नहीं बनी कि भाई हमें पहली जरूरत सबको अपनी स्वभाषा में या शिक्षा, हमारे जो सांस्कृतिक पुनरुत्थान, थोड़ा बहुत प्रयत्न तो हुआ। हाँ, अभी उस समय प्रयत्न हुआ। आज के दिनों में हाँ। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने भी कोशिश की, जी, जब अटल जी की सरकार थी। नहीं, पर उन्होंने उसके सर्व पहले- शिक्षा अभियान चलाकर उसके- सबको अंगूठा छाप बच्चों बना दिया 10वीं उसके- बिना परीक्षा के। उसके पहले जी, डॉक्टर त्रिगुण सेन जब शिक्षा मंत्री बने जी। और भागवत झा और प्रोफेसर शेर सिंह उनके साथ थे, तो उन लोगों ने भारतीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षा का बहुत प्रयत्न किया। नहीं, लेकिन वैदिक की उसमें क्रिएटिविटी कहाँ थी? किसी कोशिश के अंदर जो एक पश्चिम के अंदर शिक्षा का जो तरीका है, जो उसमें जो मेघा को जो दिलचस्पी पैदा जो करने की जो होती है, वो या तो डिग्री लेकर नौकरी के लिए एक डिग्री लेनी है, हाँ। कैरियर बनाना, इसके अलावा कौन सा सरोकार रहा है? तो आप ठीक कह रहे हैं, हाँ। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि किताबें रटाने की बजाय हाँ। बच्चों को रोजगार की शिक्षा देनी चाहिए, व्यावहारिक शिक्षा नहीं तो देनी रोजगार के नाते भी अभी ये हो रहा है कि भाई वो क्या दक्षता, लोगों को दक्ष बनाने की, बड़े बनाने की, ये वो शिक्षा, भाई आपने उसके लिए भी IITI बनाई थी, ये सब कुछ हुए थे, लेकिन बुनियादी तौर पर हमारे यहाँ शिक्षा की, विद्या की, ज्ञान की कौतुकता बच्चों में पैदा करना, दिलचस्पी पैदा करना, क्या अपने आप में खुद में सीखने की आकांक्षा, इच्छा पैदा करना, ये तो नहीं होता है। ये नहीं हो रहा है, बिल्कुल हाँ? नहीं हो रहा है। तो इसका समाधान क्या है? उसका और ये बुनियादी तौर पे 75 वर्षों की सबसे बड़ी कमी नहीं है क्या? ये बहुत बड़ी कमी है, मैं तो कहता मतलब हूँ। बहुत बड़ी कमी है, आप शिक्षा- इसको प्रमुख कमी शिक्षा- नहीं, जबकि आपने पहले शिक्षा पर ही सबसे पहले जोर दिया। शिक्षा पर पहला, और दूसरा है चिकित्सा, जी, कि तन को मजबूत बनाना, और वो भी शिक्षा का हिस्सा है। जी, कि बचपन से ब्रह्मचर्य की शिक्षा होती थी, बचपन से आसन प्राणायाम बच्चों को सिखाया जाता जी। है। आज कोई नहीं सिखाता है। होता है थोड़ा बहुत स्कूलों में व्यायाम आदि सिखाते हैं, वो भी थोड़े दिन चलता है, फिर बंद हो जाता है। तो लब्बो लुआब में आप 75 वर्षों के उस लब्बो लुआब में आप मुख्य बात शिक्षा और चिकित्सा, चिकित्सा दो की मानते हैं। तन और मन हाँ, दोनों की साधना अगर रखो मजबूत, हाँ, तो धन तो अपने आप पैदा हो जाता है। जी। भारत महाशक्ति तभी बनेगा, महासंपन्न तभी बनेगा, जब तक कि हम शिक्षा और चिकित्सा पर ध्यान नहीं देंगे, भारत बन नहीं सकता है महाशक्ति। वैदिक जी, आज बातचीत यहीं समाप्त करेंगे। सब्सक्राइबर बटन को ज़रूर दबाएं, वहाँ जो घंटी है उसे भी दबाएं, ताकि नया एपिसोड अपलोड होते ही आपको सूचना मिले।